वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला दिन रहा वेस्टइंडीज के नाम, क्योंकि वेस्टइंडीज ने 9 रन की लीड ली है। लेकिन ये 9 रन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस पिच पर जो ऑलरेडी टूटी हुई है, पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना है। यानी आखिरी बैटिंग पाकिस्तान करेगी जब ये पिच पूरी तरीके से टूट चुका होगा। कल की वीडियो मेरी अगर आपने देखी हो और नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो, जिसमें मैंने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के साथ साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। वो ये था कि पाकिस्तान अपने पिछले तीनों मैच में कोलैप्स किया है और एक अच्छा बॉलर चाहिए जो दूसरी एंड से भी सपोर्ट कर सके और पाकिस्तान की बैटिंग को बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है। ये मैंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के रास्ते पहुंचने की बात पर भी कहा था कि पाकिस्तान अभी फिलहाल स्पिनिंग ट्रैक बनाकर जीत रहा है, लेकिन ये जीत तभी तक मायने रखती है जब तक सामने वाली टीम में अच्छा स्पिनर नहीं है। इंग्लैंड की टीम में नए स्पिनर्स थे और वेस्टइंडीज की पहले मैच में सिर्फ जोमेल वेरिकन ने बढ़िया बॉलिंग की थी। यहां पर मैंने कल के वीडियो में गुडाकेश मोती को पॉइंट आउट किया था और कहा था कि वो सबसे एक्सपीरियंस स्पिनर हैं और अगर वो जोमेल वेरिकन से कुछ चीजें सीख कर सही पेस पे बॉलिंग करें तो पाकिस्तान की बैटिंग को पकड़ा जा सकता है। और पाकिस्तान की बैटिंग पकड़ में आ गई। लेकिन पहले वेस्टइंडीज की बैटिंग की बात करते हैं। सेम वही कोलैप्स, सेम वही सारे बैट्समैन और घटिया बैटिंग। आमिर जंगू को हालांकि डेब्यू कराया गया लेकिन वो डक पे आउट हो गए, हॉरिबल डेब्यू। लेकिन कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट क्या कर रहे थे? कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट, जिनका 100वां टेस्ट होने वाला है, 98 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 33 की एवरेज से बैटिंग करते हैं। फास्ट पिच पे वो खेल नहीं पाते, स्पिनिंग पिच पे वो खेल नहीं पाते, तो पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स के कारण वो टीम में टिके हुए हैं। 9 रन बनाकर वो आउट हुए और बाकी कोई भी बैट्समैन सिवाय केविन हॉज, जिन्होंने 21 रन बनाया, टिक नहीं सका। आमिर जंगू ने 0 बनाया, अलिक एथनेस भी 0 पे आउट हो गए और आज नोमान अली ने कमाल कर दिया। नोमान अली ने आज एक हैट्रिक ले ली और पहले पाकिस्तान स्पिनर बने जिन्होंने हैट्रिक ली। इसके पहले वसीम अकरम, अब्दुल रजाक, मोहम्मद समी, नॉट शमी, मोहम्मद सामी, ये शोएब अख्तर के साथ 2003-4 के एरा में खेलते थे। और उसके बाद नसीम शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ एक हैट्रिक ली थी। तो ये पहले स्पिनर बन गए नोमान अली जिन्होंने हैट्रिक ली। और ऑफ कोर्स पिच पे स्पिनर्स के लिए इतनी मदद थी कि ये सारे बॉलर्स बहुत जबरदस्त नजर आ रहे थे। नोमान अली ने 6 विकेट लिए, साजिद खान ने लिए 2। लेकिन मैच पलटा जब वेस्टइंडीज का स्कोर था 54 फॉर 8। 54 फॉर 8 पे मुझे लगा कि ये टीम तो शायद 70-75 पे ऑल आउट हो जाएगी और बहुत बुरी हालत होने वाली है। लेकिन गुडाकेश मोती, जिनकी मैं बॉलिंग के ऊपर बात कर रहा था, उन्होंने बैटिंग में जबरदस्त हाथ दिखाया और कीमार रोच के साथ, जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, और क्रेग ब्रैथवेट को शर्म आनी चाहिए और कीमार रोच से सीखना चाहिए कि कीमार रोच कितनी डेडिकेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं अपनी। कीमार रोच के 280 से भी ऊपर टेस्ट विकेट्स हैं। इमेजिन कीजिए कि कितने अंडररेटेड प्लेयर हैं कीमार रोच। कीमार रोच ने एक 41 रन्स जोड़े एक ऐसी पिच पे जहां पर उनकी टीम 54 फॉर 8 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे। उन्होंने 25 रन बनाए और वेस्टइंडीज को 100 रन के आसपास ले गए। 95 का स्कोर था जब कीमार रोच डिसमिस हुए। और फिर वेरिकन, जो पिछले मैच में नंबर 9 पे खेल रहे थे, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि उनको नंबर 11 पे क्यों भेजा गया है। उन्होंने उतरकर जबरदस्त बैटिंग की और 36 रन बनाए, 2 छक्के मारे और गुडाकेश मोती ने हाफ सेंचुरी बनाई। कैन यू इमेजिन, हाफ सेंचुरी ऐसी पिच पे। और 95 फॉर 9 से 163, 68 रन की पार्टनरशिप लास्ट विकेट के लिए। और वेस्टइंडीज का स्कोर 150 के पार चला गया। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेस्टइंडीज अपनी पहले टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में 150 भी नहीं बना पाया और यहां पर एटलीस्ट वेस्टइंडीज को 200 के आसपास एम करना चाहिए। लेकिन 163 वाज स्टिल बेटर देन देयर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस टेस्ट मैच। और इमेजिन कीजिए 54 फॉर 8 से जब आप 163 पहुंचते हो तो आप में एक अलग जोश होता है और ये जोश नजर आया जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई। तो हुरैरा और शान मसूद थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, 5 ओवर में 22 रन तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद कीमार रोच ने अपना एक्सपीरियंस यूज किया। ऐसी पिच जहां पर स्पिनर्स के लिए मदद थी, वहां पर कीमार रोच ने 2 विकेट लिए, दोनों ओपनर्स को डिसमिस किया। पहले हुरेरा को एलबीडब्ल्यू किया और फिर शान मसूद को एक शानदार लाइन पे क्लीन बोल्ड किया। और बॉब्जी द किंग
बॉब्जी द किंग की अब सेंचुरी नहीं होने वाली टेस्ट क्रिकेट में 3 साल तक, क्योंकि जिस तरीके की ये पिच है सेकंड इनिंग्स में, तो मुझे लगता ही नहीं कि सेंचुरी बनाने का कोई स्कोप हो। लेकिन बॉब्जी द किंग कुछ तो इनिंग्स खेल लेते भाई। 1 रन पे बॉब्जी द किंग क्लीन बोल्ड हो गए, और गुडाकेश मोती जो हाफ सेंचुरी बना के आए थे, वो कॉन्फिडेंस उनकी बॉलिंग में भी नजर आया। ये 3 विकेट गिरने के बाद कामरान गुलाम कुछ देर तक टिके रहे, लेकिन वो पैड पैड पे डिसमिस हो गए। लकी डिसमिसल कैच जबरदस्त था। फिर पाकिस्तान के 2 सबसे डेंजरस बैट्समैन आए, साउद शकील और रिजवान, जिन्होंने पहला टेस्ट मैच भी बचा के दिया था पाकिस्तान को, और यहां पर भी जबरदस्त 51 फॉर 4 से एक 68 रन की पार्टनरशिप। याद कीजिए, यही 68 रन वेस्टइंडीज की लास्ट विकेट ने जोड़ा था, और यही 68 रन यहां पर जोड़े रिजवान और साउद शकील ने। 119 रन तक चला गया, लेकिन वहां पर साउद शकील शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और मेरे ख्याल से एक अननेसेसरी शॉट चार्ज करके स्पिनर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश की, और वहां पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा कीमार रोच ने। हालांकि वो इंजर्ड भी हो गए, और देखना पड़ेगा कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस है, लेकिन एक जबरदस्त कैच से पार्टनरशिप ब्रेक हुई, और फिर जोमेल वेरिकन ने बढ़िया बॉलिंग की और पाकिस्तान के टेल को रैप अप कर दिया। रिजवान स्टंप हो गए, और पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर और सलमान अली आगा, जो इंग्लैंड के खिलाफ काफी सक्सेसफुल रहे थे, वो भी नहीं चल पाए, और पाकिस्तान 154 पे ऑल आउट हो गया। वेरिकन ने 4 विकेट लिए, लेकिन गुडाकेश मोती ने जो 3 विकेट लिए, यही वो सपोर्ट था जो शायद जमेल वेरिकन को पहले टेस्ट मैच में भी मिल जाता तो पाकिस्तान पकड़ में आ जाती, और पाकिस्तान 154 पर ऑल आउट हो गई। 119 पे 4 से फिर से आखिरी के 6 विकेट सिर्फ 35 रन पे गिर गए, और वेस्टइंडीज को 9 रन की एक इंपॉर्टेंट लीड मिल गई। अब इस पिच को कैसी रेटिंग मिलती है आईसीसी से, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 विकेट एक दिन में गिरे हैं। हालांकि रन्स भी बने हैं 300 से ऊपर, लेकिन एक दिन में अगर 20 विकेट गिरते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इस पिच के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वेस्टइंडीज अपनी दूसरी इनिंग्स में क्या कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन वो जितने भी रन बनाए, ये टेस्ट मैच अब बहुत एक्साइटिंग हो चुका है, क्योंकि उस टोटल के ऊपर 10 रन और बनाने होंगे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। और इस तरीके के पिच पे अगर 150 से ऊपर कुछ भी पाकिस्तान को चेस करने मिलता है, तो बहुत मुश्किल आने वाली है। और अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाती है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनकी जो तैयारियां चल रही हैं, उसको एक जबरदस्त झटका मिलेगा। यहाँ पर एक बात और करनी जरूरी है, और वो है पाकिस्तान के डेब्यूटेंट फास्ट बॉलर कासिफ अली के बारे में। कासिफ अली जो अपना डेब्यू कर रहे थे, उनको भी अपना पहला टेस्ट विकेट मिला जब उन्होंने मिकेल लुइस को रिजवान के हाथों कॉट बिहाइंड कराया। हालांकि उन्होंने सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग की, लेकिन जितनी देर भी वो बॉलिंग कर रहे थे, उनको देख के लग रहा था कि वो एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। अबरार अहमद को काफी कम बॉलिंग दी गई, काफी लेट इंट्रोड्यूस कराया गया, और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अबरार है, मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन को थोड़ा और ट्रस्ट अबरार अहमद पे दिखवाना चाहिए था। बट ओवरऑल पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपनी ड्यूटी कर दी थी। अब देखना यह होगा कि क्या वेस्टइंडीज की टॉप ऑर्डर, जो पहले तीनों इनिंग्स में सुपर फ्लॉप रही है, कल फाइनली कोई परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर वेस्टइंडीज की टॉप ऑर्डर कल थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करती है, और अगर 150 से 200 रन के बीच का टोटल बना देती है, तो वो यहां से एक टेस्ट मैच जीत के जा सकते हैं, जो वेस्टइंडीज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेट्स सी कि कल क्या होता है, और कोई बड़ी बात नहीं कि कल ही इस मैच का नतीजा भी आ जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।